नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम आपका यूजीसी नेट पेपर सेकंड के लिए जो आपका दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है। यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, 2025 को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए संघर्ष बैच स्टार्ट किया गया है। ये पहली क्लास है, ठीक है, और आपका हिस्ट्री वाला में पोर्शन इसमें आप लोगों को कराने वाला हूँ भाई, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री का पोर्शन कराने वाले हैं और हिस्ट्री को बहुत डिटेल से हम लोग इस बार जो है पढ़ने वाले हैं। पिछली बार भी मैंने हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे, लेकिन उसमें आपको केवल आपके मैंने पीवाईक्यू कराए थे, ठीक है। लेकिन अब की बार जो है हम लोग इसमें डिटेल से, बिल्कुल विस्तार से, टॉपिक वाइज, ठीक है, एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो भाई ये जो बैच रहेगा, ठीक है, ये बैच बिल्कुल आपका ऐसा है, ठीक है, कि बिल्कुल आपका जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम में हिस्ट्री अगर आती है, ठीक है, उस पेपर में आपके अगर हिस्ट्री आती है तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है, अदर एग्जाम में भी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यूजीसी नेट में भी आपका यहाँ से जो है बेसिक, तो ये आपका जो है यूजीसी नेट के लिए ही स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपका ये बैच स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जो ना, जो बेचारे पैसे देकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो पैसे दे लेते हैं, ठीक है, 10-10 हजार रुपए में हिस्ट्री का कोर्स कराते हैं, ठीक है। 15-15 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए या 7-8 हजार रुपए से कम तो कोई भी आपका ऐसा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहां पर आपको हिस्ट्री का, ठीक है, आपका जो कोर्स देखने को मिलता है वो लगभग आपका 7-8 हजार रुपए से तो स्टार्ट होता ही है कम से कम, ठीक है। कोई भी अगर आपका सेंटर करा, जैसे मान लो अनअकैडमी है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे जहां पर बच्चों को जो है यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। लेकिन वे लोग जो है आपका फ्री में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आप लोगों को उनसे भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है, उनसे भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर फ्री में यूट्यूब पर ही पूरी की पूरी कंप्लीट 10 के 10 यूनिट इसमें कराने वाला हूँ, और टॉपिक वाइज, ठीक है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, एक भी टॉपिक आपका इसमें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका सिलेबस देखेंगे। इससे पहले जो क्लास थी मैंने वो आपको सिलेबस की दी थी, ठीक है। तो आज यूनिट 1 में क्या सिलेबस दिया गया उसको देखेंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो दी गई है उसमें दिया गया है भाई क्या, स्रोतों का अध्ययन, ठीक है, यानी कि जो हमारे स्रोत हैं उनका अध्ययन करना है एक तो, ठीक। इसमें स्रोतों का अध्ययन दिया गया है और स्रोतों के अध्ययन के साथ साथ ही इसमें और क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली जो यूनिट है हमारी वो स्रोतों के अध्ययन पर ही आधारित है, ठीक है। स्रोत के जो अध्ययन है उन पर ही आधारित है, ठीक है। इसके अलावा विवरण इसका क्या क्या दिया गया इस यूनिट में, अगर हम बात करें ऐतिहासिक स्रोतों की प्रस्तुति और उनके प्रकार तथा उनके विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो हमारे स्रोत हैं, इतिहास कहाँ से आया है, इतिहास के बारे जानकारी हमें कहाँ से मिली है, ठीक है, या इतिहास के क्या क्या स्रोत हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी पर इसमें ध्यान दिया जाता है। यह इतिहास लेखन का आधार है और मुख्य बिंदु पुरातात्विक, स्रोत, अन्वेषण और उत्खनन, ये 3 टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक तो पुरातात्विक यानी कि प्राचीन काल के जो आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके अलावा अन्वेषण, जो खुदाई के माध्यम से सिक्के मिले हैं, इमारतें मिली हैं, ठीक है, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उत्खनन से, अन्वेषण से, खोज से, तो उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। पुरातात्विक स्थलों की खोज और खुदाई की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पुरालेख, शिलालेखों का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे अशोक के शिलालेख हैं, संगम युग के हैं, गुप्त काल के हैं, सिक्के मिलेंगे आपको इस काल में, प्राचीन मिलेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन सिक्कों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा गुप्त और मुगल काल के सिक्के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी के सभी जो स्रोत रहेंगे इनको ही आपका क्या कहा जाता है, स्रोतों का अध्ययन कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सिक्कों के अलावा पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, इसमें आपको पुरातात्विक अवशेष भी देखने को मिलेंगे। पुरातात्विक यानी कि प्राचीन काल के जो अवशेष हैं जो हमको प्राप्त हुए हैं, वे जैसे आप जो है बात कर सकते हैं, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, ठीक है, मंदिर हैं और अन्य संरचनाएं इसमें शामिल की जाती है। अगर बात करें साहित्यिक स्रोतों की तो साहित्यिक स्रोतों में शामिल किया जाएगा स्वदेशी स्रोत, ठीक है। स्वदेशी स्रोत कौन कौन से रहेंगे भाई, जैसे वेद हैं हमारे, ठीक है, 4 वेद हैं आपके, कौन कौन से, ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसके अलावा उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आपको देखने को मिलेंगे, जैन ग्रंथ है, इसमें आगम मिलेंगे, 12 आगम आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तमिल संगम जो हुआ था उसमें भी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे साहित्य आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे स्रोत जो होंगे वे कैसे हो जाएंगे, साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे और स्वदेशी हो जाएंगे। स्वदेशी मतलब अपने देश के, जो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय विद्वानों के द्वारा जिनकी रचना की गई, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। आवाज आ रही है ऊपर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसमें दिया गया है आपका क्या, विदेशी स्रोत, ठीक है। विदेशी स्रोत में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। विदेशी स्रोत में आप लोग अगर हम बात करें तो एक तो यूनानी, ठीक है, यूनानी जो आपके इतिहासकार भारत में आए
कब, जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, यूनानी आक्रमण भारत पर हुआ, तो उस समय से ही आपके बहुत सारे यूनान के विद्वान व्यक्ति, ठीक है, साहित्यकार, ठीक है, भारत में आने शुरू हो गए थे। उनमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, ठीक है। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में इनकी पुस्तकें हैं कौन सी, इंडिका इनकी पुस्तक है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान है, वेनसांग है। इसके अलावा अल्ब जो है अरबी यात्री, जो आपके लगभग आपके 11वीं शताब्दी के आसपास आए, अल बरूनी यात्रियों का विवरण इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर विदेशी यात्रियों की अगर बात करें, विदेशी साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें, तो उसमें आपके यूनान के लेखक रहेंगे, ठीक है, चीन के लेखक रहेंगे और अरब के लेखक इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा विवरण की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी, मौखिक परंपराएं, ठीक, मौखिक परंपराओं में अगर हम बात करें क्या क्या शामिल किया जा सकता है, तो मौखिक परंपराएं यानी कि जो मुंह से बोलकर, ठीक है, मुंह से बोलकर लोगों को सुनाई जाती थी कहानियां, इसमें कहानियां शामिल होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, ठीक है, कि भाई वो राजा ऐसा था, ठीक है, या जो है शिव ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मौखिक रूप से, ठीक है, बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती है, तो मौखिक इतिहास, लिखित परंपराएं, राज्य के दस्तावेज हो सकते हैं इसमें, ठीक है, जो आपके आधुनिक काल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी काल में, ठीक है, दस्तावेज हैं। इसके अलावा आत्मकथाएं हैं, स्रोत की व्याख्या और स्रोतों की प्रामाणिकता के बारे में भी बात करेंगे, विश्वसनीयता और पक्षपात का विश्लेषण और महत्व के बारे में भी हम लोग जो है इसमें बात करने वाले हैं। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक दिया गया है, जो अभी आप लोगों के सामने मैंने पढ़कर आपको दिखाया है, ये आपका यूनिट 1 का है भाई सारा, ठीक है, यूनिट 1 का है और इसी को हमें कंप्लीट करना है। तो लगभग 2 से 3 क्लासें में जाकर आपका ये सारा का सारा टॉपिक इसमें पूरा होगा, ठीक है। आसानी से आप लोगों को इसमें समझाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से आपके साहित्य ऐसे रहे, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या भाई, स्रोतों का अध्ययन, ठीक है। स्रोतों का अध्ययन के बारे में सबसे पहले परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं और स्रोतों का अध्ययन इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले परिचय की बात करें। परिचय की अगर बात करें तो इतिहास लेखन के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। ये स्रोत अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और समाजों की जानकारी प्रदान करते हैं। इन स्रोतों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 2 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी रहेंगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर स्रोत जो कहा जाएगा वे ऐतिहासिक लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, अतीत की यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, हमारे समाज की संस्कृति कैसी रही, हमारा समाज कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, तो उस सब के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कौन, हमें स्रोत, ठीक है, इतिहास लेखन स्रोत जो होते हैं। तो ये आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, भौतिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। भौतिक स्रोतों में क्या चीजें शामिल की जाएगी, भौतिक स्रोतों में शामिल किया जाएगा आपका, जैसे मान लो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वे हमको प्राप्त हुई हैं। कोई आभूषण मिल गया, कोई हड्डी मिल गई, कोई जो ना उपकरण प्राप्त हो गया, ऐसा उसको कहा जाएगा पुरातात्विक वस्तुएं, ठीक है। इसके अलावा शिलालेख, जैसे अशोक के शिलालेख हमको प्राप्त हुए तो उनको शिलालेख कहा जाएगा। इसके अलावा सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो वे सारे के सारे क्या होंगे, भौतिक स्रोत, यानी कि मटेरियल के रूप में जो हम जो चीजें हमको प्राप्त हुई हैं उन सभी को कहा जाएगा भौतिक स्रोत। इसमें मंदिर, मस्जिद, ठीक है, पुस्तकालय वगैरह भी आपके शामिल हो जाएंगे। भौतिक पुराता जो है भौतिक स्रोत में वे चीजें शामिल की जाएंगी जो आज ज्यादातर, ठीक है, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, इमारतों के रूप में प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जैसे शिलालेख हैं, कुछ सिक्के हैं, ठीक है, मूर्तियां हैं, ठीक है, तो वे सारी चीजें आपकी इसमें शामिल रहेंगी, तो उनको कहा जाएगा भौतिक स्रोत। दूसरे रहेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वे चीजें शामिल की जाएगी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, यानी कि कुल मिलाकर पुस्तक है, लिखी हुई चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, उनको कहा जाएगा साहित्यिक स्रोत। जैसे धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक विवरण है, ठीक है, भाई जो ना जो यात्री आए हैं उनकी जो पुस्तकें हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में अनेक प्रकार के विवरण दिए हैं, तो वे सभी के सभी शामिल होंगे किसमें, साहित्यिक स्रोत में। आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। भौतिक स्रोत में वे चीजें शामिल की जाएंगी जो आपके इमारतों के रूप में, सिक्कों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, शिलालेखों के रूप में प्राप्त हमको हुई है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में केवल वे चीजें शामिल की जाएगी जो लिखी गई हैं, जैसे पुस्तकें हैं, कोई चीजें ऐसी हैं, धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं, यात्रियों का विवरण है, ठीक है, तो वे सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, तो नंबर 1 जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए जी, पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं, कौन कौन से हमको पुरातात्विक स्रोत ऐसे हैं जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे अन्वेषण और उत्खनन की। अन्वेषण और उत्खनन, अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, ठीक है। अन्वेषण का मतलब है किसी चीज की अवशेषों की, अतीत की खोज करना, ठीक है। उत्खनन का मतलब है किसी भी चीज की खुदाई करके वहां से कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त करना, खुदाई के माध्यम से, ठीक है। तो अतीत के अवशेषों की खोज और वैज्ञानिक विधि से खुदाई की प्रक्रिया को क्या अन्वेषण और
उत्खनन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो खुदाई के रूप में की गई थी, खुदाई के रूप में की गई थी वैज्ञानिक तरीके से। इसके अलावा महाजनपद काल के जो स्थल हैं उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है तो वे सभी के सभी आपके आ जाएंगे किसमें, अन्वेषण और उत्खनन में शामिल उनको किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वे सभी के सभी अन्वेषण और उत्खनन पर ही आधारित होंगे। इसके अलावा महाजनपद काल जो रहा, महाजनपद काल में हमने आप अभी आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपदों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे इनकी जानकारी हमको प्राप्त हुई। इसके अलावा महावंश में भी इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ आपका कौन सा है, बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र आपका जो है ठीक है जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इन दोनों से हमको क्या जानकारी मिलती है, इन दोनों से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बौद्ध काल के बाद जब आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा ठीक है तो उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, 16 के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक दिया गया है इसमें वो दिया गया है पुरालेख। ठीक है, पुरालेख ठीक है पत्थरों, स्तंभों और ताम्रपत्र इनके तांबे की जो प्लेट होती है उन पर देखो, पत्थरों पर, स्तंभ यानी कि पिलरों पर, ठीक है, और ताम्रपत्र, ताम्रपत्र कहा जाता है तांबे का कोई प्लेट होगी उस पर किसी चीज को लिखवा लेना, आदि पर लिखे शिलालेखों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। उनको कहा जाएगा क्या, पुरालेख, उनको पुरालेख कहा जाता है। प्रमुख एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख सबसे प्रमुख है जो प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं, खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। तो प्राकृत ब्राह्मी के अलावा आप इसमें खरोष्टी भी शामिल कर सकते हैं, खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। कुछ आपके शिलालेख जो है अरमाइक लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अरमाइक लिपि में भी हमको प्राप्त हुए हैं, किसके, अशोक के। ठीक है, अशोक के बारे में जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से उसके जितने भी शिलालेख है ठीक है उन सब के बारे में आपको विस्तार से बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को उसमें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो हाथी गुम्फा या हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये आपका कलिंग से प्राप्त हुआ है और खारवेल, ठीक है, इसके जो है एक मिनट, ठीक है, वंश कौन सा था इसमें, ठीक है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये एक आपका शासक था जिसका नाम था खारवेल। ठीक है, तो खारवेल से संबंधित, ठीक है, खारवेल से संबंधित है और इसमें आपका कलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी से जानकारी प्राप्त होती है कि खारवेल ने आपका मगध पर आक्रमण करके जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की थी, किसकी, जिनसैन की मूर्ति प्राप्त की। इसके अलावा संगम युग के शिलालेख हैं, ठीक है, गुप्त काल के शिलालेख हैं। इसके अलावा आपका सातवाहन वंश के शिलालेख हैं, ठीक है, सातवाहन वंश के शिलालेख हैं। और अगर और भी बात करें ठीक है तो कुल मिलाकर जितने भी वंश रहे किसी ना किसी आपके हर वंशों में कोई ना कोई शिलालेख लिखा गया है, तो वे सारे के सारे आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। ताम्रपत्र, स्तंभलेख और आपका पत्थरों पर जो लेख लिखवाए गए हैं वे सभी के सभी इसमें शामिल रहेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सिक्के विज्ञान, यानी कि सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है, सिक्के विज्ञान। प्राचीन और मध्यकालीन काल के जो सिक्के रहे हैं उनके बारे में इसमें हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उनमें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो कौन कौन से इसमें शामिल रहेंगे उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सिक्के क्या करते हैं, एक तो शासन के बारे में बताते हैं कि भाई जो ना उस काल का शासन कैसा था। इसके अलावा धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, कला के बारे में जानकारी देते हैं, व्यापार की जानकारी देते हैं। इसके अलावा समाज की भी थोड़ी बहुत हमको जानकारी प्रदान होती है, किससे, सिक्कों के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, गुप्त काल की सोने की जो मुद्राएं थी, ठीक है, ये समृद्धि और कला का परिचायक थी। इसके अलावा देखो सोने के सिक्कों की जो सबसे पहले शुरुआत हुई, सोने के सिक्कों की शुरुआत की गई थी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। ठीक है, कौन से शासक भाई, इंडो ग्रीक इनको कहा जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक इनको कहा जाता है या हिंदी यूनानी शासक इनको कहा जाता है, जिनमें आपका सबसे प्रमुख मिनांडर था। ठीक है, तो आपका इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने की मुद्राओं की या सोने के सिक्कों की आपकी शुरुआत की गई, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्तकाल में। ठीक है, गुप्तकाल में, और सबसे स्वर्ण सोने का सिक्का जारी किया था किसने, आपका कनिष्क के द्वारा किया गया था, जो कुषाण वंश का राजा था। इसके अलावा मुगल काल के जो फारसी सिक्के थे, फारसी लिपि में लिखे गए शिलालेख, शासन की व्यापकता आदि के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक अवशेष की अगर बात करें तो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, स्थापत्य हैं। स्थापत्य में आ जाएगा आपका बहुत सारी इमारतें, महल वगैरह, ठीक है, औजार हैं, ठीक है, हथियार वगैरह हैं, किले हैं, स्तूप हैं, आदि जो है इसमें शामिल रहेंगे। स्तूप की बात करें जैसे मान लो सांची का स्तूप है, कोणार्क का मंदिर है, एलोरा का जनता मंदिर है, ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है मंदिर इसके एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं। तो पुरातात्विक अवशेष में जो शामिल होंगी वे मूर्तियां, मंदिर, स्थापत्य के साथ साथ औजार, किले, स्तूप आदि को जो है स्रोत के रूप में हम शामिल कर सकते हैं। कहें के स्रोत, पुरातात्विक अवशेष के रूप में। ठीक है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में। ठीक है भाई, चलिए जी, ठीक है, तो अब देखते हैं इनको डिटेल से भाई। ठीक है, अब इनको डिटेल से देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक दिया गया वो साहित्यिक स्रोत दिया गया। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, ये हमने क्या पढ़ा, हमने इससे पहले जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो स्रोत पढ़े हैं ये पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़े हैं
ये पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कौन से, तो ठीक है, भौतिक के अंतर्गत, ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं, वस्तुएं, शिलालेख और सिक्के, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब साहित्यिक जो अवशेष रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हमको जानकारी प्राप्त होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, इनको देखते हैं भाई। ये देखिए, साहित्यिक स्रोत में आपको स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के स्रोत देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्वदेशी और विदेशी, तो दोनों प्रकार के स्रोत इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो स्वदेशी स्रोत, इसमें आपका वैदिक साहित्य आ जाएंगे। वैदिक साहित्य मतलब जो वैदिक काल में, ठीक है, जो वेदों की रचना की गई, कौन कौन से, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। प्रारंभिक वैदिक समाज का वर्णन भी इसमें किया गया है, तो उन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। दार्शनिक वर्णन, दार्शनिक जो ग्रंथ थे, ठीक है, जैसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणा से संबंधित थे। पुराण की अगर बात करें तो पुराण में आपका मिथिकीय, ठीक है, मिथिलांचल के क्षेत्र की जो कहानियां हैं, मिथक जो कहानियां हैं, और वंशावलियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है हमको, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा महाकाव्य है, रामायण महाभारत सामाजिक मूल्यों और राजनीतिक विचारों का दर्पण भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में अगर हम बात करें तो त्रिपिटक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे प्रमुख जो है वो त्रिपिटक थे, विनय पिटक। त्रिपिटक में 3 प्रमुख पुस्तकें थी। एक तो थी आपकी कौन सी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध के उपदेश, अनुशासन और आपका जीवन शैली के बारे में इन सब में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में आपका 12 आगमों को जानकारी आपको मिलेगी। महावीर स्वामी के उपदेश और अनुशासन और जीवन से संबंधित ये चीजें सारी इसमें दिखाई जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा द्रविड़ साहित्य में अगर हम देखेंगे तो द्रविड़ साहित्य में आपका संगम साहित्य देखने को मिलेगा। इसमें तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन दक्षिण भारत का जो सामाजिक चित्रण है, सामाजिक भारत जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, उसकी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी साहित्यिक स्रोत जो है, देखिए ये अभी आप लोग जो है, मैं इनको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको, इसके बाद इनके बारे में डिटेल से भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो विदेशी साहित्यिक स्रोत जो है, इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो विदेशी जो आए भारत में सबसे पहले, वो वैसे तो फारस का आक्रमण हुआ था, लेकिन उस समय कोई ज्यादा आपका साहित्यिक विकास नहीं हुआ। लेकिन यूनानी लेखक जो आए भारत में, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मेगास्थनीज, उनकी पुस्तक है आपकी एक इंडिका। तो इंडिका से हमको भारतीय इतिहास के बारे में, समाज के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में, ठीक है, नगर व्यवस्था के विवरण के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी भी हमको किससे प्राप्त होती है, इंडिका नामक पुस्तक से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें, इसमें आपका चीनी यात्री, चीनी यात्री में आप देख सकते हैं फाहियान को। फाहियान जो है ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए या बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। उसके बाद भारत का भ्रमण किया इसने, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफी लंबे समय तक ये रहा था, ठीक है। इसके अलावा ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में। ये भी भारत में बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल जो है उनकी यात्रा करने के लिए आया था, और अपनी यात्रा का विवरण इसने जो है अपनी पुस्तक में किया है। इसके अलावा अरबी और पार्सियन, इनके अरब के और फारस के बहुत सारे इतिहासकार भारत में आए, विद्वान आए, जैसे आपके एक अलबरूनी थे। इन्होंने किताबुल हिंद, भारत का वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन इसमें किया है। किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक है ये अलबरूनी की है। इसके अलावा एक थे इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके ऐसे थे फारस के लोग जो भारत में आए, इटली से भी आए, यूरोप से भी आए, बहुत सारे देशों से ये लोग आए थे, ठीक है। तो ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मौखिक एवं लिखित परंपराएं। मौखिक एवं लिखित परंपराओं में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जा सकता है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, मौखिक एवं लिखित परंपराओं में अगर हम बात करें तो इसमें आपका रहेगा लोक कथाएं। लोक कथाएं जो आपकी जो है समाज में, ठीक है, लोगों के बीच में, परिवार के बीच में जो कथाएं जो सुनाई जाती हैं, ठीक है, लोकगीत जो सुनाए जाते हैं, वंशावलियों के बारे में बताया जाता है, गाँव के जो समाज है, ग्रामीण समाज है, और इतिहास, ठीक है, तो उनमें जो इतिहास का संरक्षण किया गया है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वहां से। जैसे मान लो पांडव थे, रावण की हत्या की गई थी, राम के बारे में जानकारियां हैं, रामायण के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, कहानियां मिल जाएंगी, ठीक है, हिरण्यकश्यप की जानकारी मिल जाएगी आपको देखने को। तो ये सारी की सारी जानकारियां क्या है, ये लोक कथाएं कही जाती है, ठीक, या लोक कथाएं, यानी कि जो आपकी जो ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से फैल रही है, इनके कोई स्रोत प्राप्त नहीं हुए, ठीक है, ये केवल आपके लोगों के द्वारा कही जा रही है, लोगों के द्वारा कही जाती है। जैसे मान लो ना भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, ठीक है, उनका सूंड था, इस तरह की कल्पना की गई। तो ये चीजें सब जो है लोक कथाओं में ही शामिल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा लिखित परंपराओं में सरकारी दस्तावेज शामिल रहेंगे, राजकीय आदेश रहेंगे, यात्राओं की डायरी, आत्मकथाएं बहुत सारी, जैसे मान लो बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है,
ठीक है। आज देखो अकबर की अकबरनामा है, ठीक है, आईने अकबरी है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। तो जो है जहांगीर जहांगीर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा, ठीक है, बाबरनामा के नाम से देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक आपकी हुमायूं नामा है, और हुमायूं नामा लिखी गई थी किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा, जो आपकी हुमायूं की बहन थी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं, किस तरह के दस्तावेज हैं, इनको कहा जाएगा लिखित परंपराएं। तो लिखित परंपराओं के अंतर्गत ये चीजें शामिल रहेगी। चौथा जो टॉपिक दिया गया था आपका, स्रोतों की व्याख्या और आलोचना, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा कि स्रोतों की जो प्रमाणिकता है, ठीक है, कि स्रोत कितने प्रमाणित हैं, उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसमें आपके स्रोतों की प्रमाणिकता के बारे में बात की जाती है कि भाई जो ना स्रोत का काल कौन सा था, मूल क्या था उसका, शुरुआत कहां से हुई, लेखक उसका कौन था, निर्माता की पहचान की जाती है। तो ये सभी के सभी कुल मिलाकर क्या है कि स्रोत की प्रमाणिकता इसमें की जाती है। इसके अलावा विश्वसनीयता, कितना वो सही है, ठीक है, यानी कि क्या स्रोत वस्तुनिष्ठ है या फिर किसी दृष्टिकोण से प्रभावित है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। पक्षपात और उद्देश्य, जैसे राजकीय प्रशस्तियां हैं, अक्सर राजाओं या शासकों का गुणगान इसमें किया गया है। जैसे मान लो आपके वे थे कौन, क्या ना आप कह सकते हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई। तो उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, ठीक है। तो देखो कोई भी हो, चाहे अपने राजा के समय अपने जो ना इतिहासकार जो होते हैं अपने राजा की प्रशंसा करते ही हैं, ठीक है। तो उसमें आपका पक्षपात किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या था ये भी इसमें दिखाया जाता है। इसके अलावा समन्वयात्मक अध्ययन, भिन्न भिन्न स्रोतों को मिलाकर इतिहास की समग्र समझ जो होती है उसका विकास इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। अब डिटेल से इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी समरी मैंने आप लोगों को दी थी, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका अन्वेक्षण एवं उत्खनन, ठीक है। अन्वेक्षण एवं उत्खनन के बारे में बात करेंगे। अन्वेक्षण एवं उत्खनन की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, तो फिर उसके बारे में डिटेल से विस्तार करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। विस्तृत अध्ययन करना हमको, क्या डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अन्वेक्षण की अगर बात करें तो अन्वेक्षण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है? इसमें दिया गया, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन स्थलों, पुरावशेषों और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करना और उन्हें खोज निकालना ही अन्वेक्षण कहलाता है। अन्वेक्षण का मतलब होता है एक तरह से खोज करना, ठीक है। अन्वेक्षण का अगर जो है बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोगों को बताऊं, अन्वेक्षण का अर्थ है प्राचीन काल के जो आपके स्थल हैं, जो स्मारक हैं, ठीक है, उनकी खोज करना, ठीक है। प्राचीन काल के जो स्मारक हैं, स्थल हैं, पुरावशेष हैं, उन सब की खोज करना ही, उन सब की पहचान करना ही क्या कहलाएगा? अन्वेक्षण कहलाएगा। सिंपल सी इसकी भाषा है कि किसी चीज की खोज करना ही अन्वेक्षण कहलाएगा जो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इतिहास में वे चीजें शामिल की जाती हैं जिन चीजों के बारे में घटना घटित हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है, जो गुजर चुका है, उसी को इतिहास में शामिल किया जाता है, उसी को इतिहास कहा जाएगा। इसके बाद बात करें उत्खनन की। उत्खनन का अर्थ होता है किसी चीज को खुदाई के माध्यम से किसी चीज की जानकारी या जानकारी को प्राप्त करना, यानी कि इसमें दिया गया है वैज्ञानिक पद्धति से धरती के नीचे दबे हुए अवशेषों की खुदाई करना ताकि प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिल सके, उसको कहा जाएगा भाई क्या? उत्खनन। जी, वैज्ञानिक पद्धति से, ऐसा नहीं कि जो ना वैसे खोद दिया, वैज्ञानिक पद्धति से धरती के नीचे, जमीन के अंदर जो अवशेष दबे हुए हैं उनको खुदाई के माध्यम से निकालना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उत्खनन किया जाता है, जो खुदाई की जाती है, उसको कहा जाएगा क्या? उत्खनन। ठीक है जी, दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। अन्वेक्षण का मतलब है किसी चीज की खोज करना, उत्खनन का मतलब है कि किसी क्षेत्र की खुदाई करना वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। तो अब जो है अन्वेक्षण के बारे में देखेंगे भाई, डिटेल से पढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। ये तो परिभाषा की बात होगी, ठीक है। अन्वेक्षण देखते हैं, ठीक है। अन्वेक्षण जो है, अन्वेक्षण की अगर हम बात करें तो अन्वेक्षण में अगर बात करें किसी संभावित स्थल की सतह पर खोज करना, जहां से प्राचीन बर्तन, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तन मतलब, ठीक है, मिट्टी के पात्र, ईंटें, सिक्के, औजार आदि मिल सकते हैं। यह पहला कदम होता है जिसमें पुरातत्वविद स्थल की संभावनाएं आंकते हैं। अन्वेक्षण में मैपिंग, स्थल निरीक्षण, ड्रोन या सैटेलाइट से विश्लेषण और स्थानीय लोगों की सूचनाओं का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अन्वेक्षण में हम मैपिंग भी कर सकते हैं, स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से भी उस क्षेत्र का विश्लेषण कर सकते हैं, या फिर स्थानीय लोगों के कहने पर भी, स्थानीय लोगों की सूचनाओं पर भी उस क्षेत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उसको खोज सकते हैं। सबसे पहला काम होगा किसी चीज को खोजना। खोजने के बाद क्या होगा, फिर वहां से आपका खुदाई वगैरह की जाएगी। जब खुदाई करोगे तो कुछ अवशेष प्राप्त होंगे, ठीक है, तो कुछ अवशेष वहां से फिर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे उत्खनन की। यह धरती
यह प्रक्रिया धरती की परत दर परत हटाकर की जाती है, यानी कि जमीन को खुदाई करके, जमीन को खोदकर, जमीन का मिट्टी को हटाकर इस क्षेत्र की जो है खुदाई की जाती है, वहां से हटाकर जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रत्येक परत एक कालखंड का प्रतिनिधित्व करती है। मान लो हमने मिट्टी की खुदाई करनी शुरू की तो उसमें एक परत देखने को मिलेगी आपको, जमीन के अंदर एक परत देखने को मिलेगी, वो परत एक अलग काल की होगी। उसके बाद अगर उसके नीचे जाओगे तो दूसरे काल में उसमें दूसरे काल की कुछ जानकारियां हमको जो है प्राप्त होती है, जिससे हमें उस काल की या समय की संस्कृति, जीवन शैली और तकनीक की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई उस काल में लोगों का समाज कैसा था, लोगों की संस्कृति कैसी थी, खान पीन कैसा था, लोग जो है किस प्रकार का जो है मनोरंजन के साधन क्या थे, ठीक है, तो किस प्रकार का जीवन लोग व्यतीत करते थे। तो इस सब की जानकारी मिलती है हमें किससे, उत्खनन करने से। ठीक है जी। अब आज के समय अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट जो पद्धति मानी जाती है आपकी कार्बन डेटिंग या रेडियोमेट्रिंग तकनीक जो मानी गई है, इसके माध्यम से इस काल की, किसी भी काल की जानकारी निकाली जाती है। तो या फिर थर्मोइल्यूमिनेसेंस डेटिंग आदि से वस्तुओं की आयु का निर्धारण किया जाता है कि भाई कौन सी वस्तु किस काल की है, कितने साल पुरानी है। ये एक ऐसी पद्धतियां हैं, मीट्रिक तकनीक भी, कार्बन डेटिंग भी, रेडियोमेट्रिक तकनीक जो है, ये ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्निक है जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु, किसी भी सामान की आयु निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर की हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, इस मार्कर के बारे में कि भाई ये मार्कर जो है किस काल का है, कितने साल पुराना है, ठीक है, उसकी इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जो जिन क्षेत्रों की खुदाई जो की गई है, ठीक है, वे कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रमुख उत्खननों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो अगर बात करें सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो आपका भाई कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। आप सभी जानते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला जो स्थल है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, तो हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा को खोजा गया कब भाई, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। कब, आपका 1921 में, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इसी के नाम से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान पाकिस्तान पंजाब में है, ठीक है। आगे बात समझ, और रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे इस स्थल की खोज की गई थी भाई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो स्थल प्राप्त हुआ था हमको वो सिंध में, पाकिस्तान में, ठीक है, वो मिला था आपका मोहनजोदड़ो। इसकी खोज एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। विशेषताओं की अगर बात करें इन दोनों स्थलों की, तो इनमें आपका नियोजित नगर, मतलब ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न पर मतलब मकान जो है वो बिल्कुल जो है एक आपका इस तरह से ग्रिड पद्धति, ठीक है, सड़कें समकोण पर काटती हैं, उनके पास मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, ठीक है, वो जो विकसित नालियां हैं। तो कुल मिलाकर आपका देखा जाए तो नियोजित नगर प्रणाली इसमें हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके अलावा जल निकासी प्रणाली, जल के लिए मैंने आपको बताया कि नालियां जो है बिल्कुल आपकी सड़कों के दोनों ओर नालियां थी, और आपका जो है इनमें आपका एक ऊपर से ढकी हुई थी, पक्की नालियां थी, ठीक है, तो इस तरह से प्राप्त हुई। इसके अलावा अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मुद्राएं सबसे ज्यादा यहाँ से मिली है, क्या, सेल्स, मोहर मुद्रा, ठीक है, मोहर प्राप्त हुई है। इसके अलावा मर्दभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है कांसे की। इसके अलावा एक नटराज की मूर्तियां प्राप्त हुई, नटराज की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। एक यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो एक आपका कुछ प्रमुख एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो कौन कौन से हड़प्पा काल के इस स्थल प्राप्त हुए हैं हमको इस समय खुदाई के समय बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कालीबंगा के लिए, तो कालीबंगा नामक एक स्थल प्राप्त हुआ यहाँ से। वो मिला कहाँ से, ठीक है, देखो भाई, इससे पहले मैंने आपको बताया क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके अलावा यहाँ से कालीबंगा, कालीबंगा प्राप्त हुआ कहाँ से, ये भारत के राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल जोतने के, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक स्थल मिला है लोथल। लोथल जो है ये आपका गुजरात में है, बहुत ज्यादा चर्चित रहता है हड़प्पा सभ्यता में। और यहाँ से जल बंदरगाह, एक बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसको कहा गया है, डोक यार्ड के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक बंदरगाह के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा धोलावीरा के बारे में आपने सुना हुआ, गुजरात में है। दोहरी दीवारों वाला नगर यहाँ से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से। इसके अलावा बनवाली, बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है। और कृषि आधारित समाज के यहाँ से प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जो कृषि पर आधारित होते थे। ठीक है,
इसके अलावा महाजनपद काल के भी कुछ पुरातात्विक स्थल हमको प्राप्त हुए हैं। वैसे इन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार से। अभी केवल हम आपका स्रोत के बारे में देख रहे हैं, कौन कौन से स्रोत मिले हैं उसके कुछ एग्जाम्पल में ये यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो खुदाई के दौरान मिले हैं। ये सभी के सभी वे हैं जो खुदाई के दौरान आपको अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजगीर है एक आपका प्राचीन राजगृह कहा जाता था इसको। ये राजगीर जो मिलेगा आपको बिहार में है, ठीक है। ये बिहार का एक जिला है, ठीक है, वर्तमान बिहार में स्थित है राजगीर, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, मगध महाजनपद की राजधानी ये हुआ करती थी सबसे पहले। पत्थर की दीवारें और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ से बहुत सारी हमको प्राप्त हुई है। इसके अलावा श्रावस्ती पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी आपका कोसल महाजनपद का प्रमुख नगर प्राप्त हुआ है। और गौतम बुद्ध के प्रवचन या गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे सबसे अधिक, उनकी जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा वैशाली स्थल है। वैशाली जो है आपका ये बिहार में स्थित है। और वैशाली से भी हमको अनेक जानकारियां मिली हैं, जैसे वज्जी संघ की राजधानी, ठीक है, ये आपका जो है वज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, ठीक है। इसके अलावा पहला गणराज्य भी वैशाली को ही माना गया है। और अशोक के स्तंभ तथा स्तूप भी हमको वैशाली से प्राप्त हुए हैं। तो वैशाली भी एक प्रसिद्ध नगर माना गया है किसका, प्राचीन काल का, ठीक है, महाजनपद काल में जी। इसके अलावा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ये प्रयागराज के निकट पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी ये। और यहाँ से खुदाई में महल और ईंटों की दीवारें, मिट्टी के बर्तन आदि ये उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ठीक है, ये मिले हैं कौशाम्बी से। तो याद रखना आपको, महाजनपद काल में भी खुदाई के दौरान राजगीर है, श्रावस्ती है, वैशाली है, कौशाम्बी है, ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से हमको आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो आधुनिक उत्खनन के एग्जाम्पल कहे जाएं आजादी के बाद के लिए, आजादी के बाद के भी कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो पीछे मैंने आपको बताए, आप सब इनके बारे में जानते होंगे, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। लेकिन जो अब फिलहाल जो आधुनिक बाद आजादी के बाद के जो अवशेष हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूं। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत कम, आपको इनके बारे में जानकारी होगी, तो इन स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं हमेशा, जो आपकी चीजें नई है, बिल्कुल आपने पहले नहीं पढ़े, पुस्तकों में बहुत कम इनकी जानकारी मिलती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी, तो आधुनिक उत्खनन के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेमचंद्र राय चौधरी की। हेमचंद्र राय चौधरी और के.एन. दीक्षित जो हैं, इन भारतीय पुरातत्वविदों ने स्वदेशी दृष्टिकोण के स्थल की पहचान और खुदाई की है। जैसे आपका सिरपुर, ठीक है, सिरपुर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। सिरपुर जो है, याद रखना है आपको, ये स्थल ऐसा है, ऐसे जो है ऐसे स्थल एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित है। और इसके अलावा यहाँ से बौद्ध स्थल प्राप्त हुए हैं बहुत सारे, मठ मिले हैं, स्तूप मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध के बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी गौतम बुद्ध के मठ मिले हैं, स्तूप मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, तो गुप्त काल का है, ठीक है। गुप्त काल में यहाँ पर क्या हुआ, बौद्ध स्थल, ठीक है, बौद्ध स्थल इसको प्रसिद्ध बनाया गया। इसमें उत्खनन में यहाँ से एक तो मठ प्राप्त हुए। मठ कहा जाता है जहां पर जो है बौद्ध धर्म के भिक्षुक निवास करते थे, विहार भी कह सकते हैं, या फिर जो है ना धार्मिक व्यक्ति, बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति जहां पर निवास करते थे, उनको मठ कहा गया। स्तूप, जिसमें गौतम बुद्ध या उनके अवशेष, जो उनके अनुयायियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक तरह से पूजा ग्रह भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, धार्मिक माने जाते हैं, बहुत ज्यादा पूजनीय माने जाते हैं स्तूप। इसके अलावा मूर्तियां गौतम बुद्ध की, इसके अलावा उनके शिष्यों की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरा स्थल की अगर मैं बात करूं, तो वह है आपका केलाड़ी। केहलाड़ी आपका कहां पर है भाई, तमिलनाडु में। ये स्थल आपका तमिलनाडु में है। और यहाँ से संगम कालीन नगर की पुष्टि करता है, यानी कि संगम काल का जो नगर था, उनकी पुष्टियां यहाँ से मिली है। ये संगम काल का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। केहलाड़ी तमिलनाडु में था। नगर नियोजन और व्यापार के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किसके, नगर नियोजन के भी मिले हैं। इसके अलावा व्यापार के भी प्रमाण यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे देखते हैं अन्वेषण और उत्खनन का महत्व क्या होता है। तो ये कुछ जो है ऐसे स्थल थे जहां से अन्वेषण और उत्खनन की जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो अन्वेषण और उत्खनन से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होगी, उसके बारे में एक बार थोड़ा जो है बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, अन्वेषण और उत्खनन, ठीक है, का महत्व क्या है। देखिए, प्राचीन सभ्यताओं की समझ और पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये अन्वेषण, यानी कि खोज करना, किसी भी चीज की, उत्खनन मतलब खुदाई करना। इनका जो महत्व होगा, एक तो प्राचीन काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, प्राचीन सभ्यताओं की समझ होगी। इसके अलावा पुनर्निर्माण, दोबारा से उस चीज का निर्माण करने की भी हमको इसमें सहायता मिलती है। इतिहास को साक्ष्य आधारित बनाता है, यानी कि इतिहास को इससे क्या मिलता है, साक्ष्य, सबूत प्रमाण प्राप्त होते हैं हमको। और लेखन से पहले के इतिहास को जानने का एकमात्र माध्यम यही है, यानी कि जब जिस काल में लिखने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले की अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो केवल अन्वेषण और उत्खनन के माध्यम से ही आप लोग कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी, इस काल का समाज कैसा था,
लोग किस प्रकार से रहते थे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, लोग कौन-कौन सी कृषि करते थे, कौन-कौन सा व्यापार करते थे, या धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उस काल में किस धर्म को मानते थे, कौन-कौन से ईश्वरों में उन लोगों का विश्वास था, किस तरह के त्योहार मनाते थे सांस्कृतिक पहलुओं की, तो इन सब की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है? चलिए जी, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास, ठीक है? तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जो है ज़रूर बताएँ, ठीक है? आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार, ठीक है? चलिए जी।